आमतौर पर देखा जाता है कई सारी जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे इंडिया में बिक रही हैं वो वेस्ट से आई हैं और वेस्ट में अब बैन हो चुकी हैं, फिर भी इंडिया में बैन हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वो काम नहीं करती अब। लोग फ्रेश जूस की बजाय पैक्ड जूस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या वो भी नुकसानदायक है? वो कोल्ड ड्रिंक से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो शराब से भी खतरनाक ज़्यादा है। 780 रुपये का डिब्बा आपको 100 रुपये में कैसे मिल रहा है? वो जूस नहीं है, वो जहर है, धीमा जहर। देखो, जितने पैसे आप अपने खाने पीने में बुरी चीज़ें खा के बचाओगे ना, उससे कई गुना डॉक्टर ले जाएंगे आपसे। जो मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स गए, वेस्ट गया, गैसेस गई, जो निकल नहीं पाई, वही बीमारी है। तो वही जोड़ों का दर्द है, वही शुगर है, वही बीपी है, वही हार्ट की प्रॉब्लम है, वही सारी बीमारी की जड़ बताई आयुर्वेद में। शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, की शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का निदान कुपित बल को निकाल दो। कहा जाता है लीवर अपने आप रीजनरेट हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, किडनी भी अपने आप ठीक हो जाती है, बॉडी के सारे अंग अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक रिसर्च में सामने आया था कि पैनक्रियास ठीक नहीं होती, फिर डायबिटीज़ कैसे रिवर्स हो जाती है? गिलोय हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? गिलोय बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक एंटीवायरल पौधा है। उसको अमृता भी बोलते हैं। अमृता मतलब अमृत जैसी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं हिम्स पंचकुला आचार्य मनीष जी के पास। आचार्य मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी। नमस्कार, कैसे हो? ऑल गुड जी। आज हम बात करेंगे, सभी बीमारियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की कैपिटल माना जा रहा है इंडिया को। तो डायबिटीज़ की कैपिटल क्यों बनी है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है? खाना खाना खाना, टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना, स्ट्रेस लेना, गेहूं और चावल का ज़्यादा प्रयोग, और गेहूं और चावल जीएम हो चुका है। ये मुख्य कारण है भारत में डायबिटीज़ के। और लोग मानते नहीं हैं, लोग सुधरते नहीं हैं और शुगर की गोली खाना पसंद करते हैं, जबकि शुगर रिवर्स हो सकती है, शुगर ठीक हो सकती है, लेकिन वो डाइट ठीक कर ले, लाइफस्टाइल ठीक कर ले, ठीक हो जाएगी। शुगर की गोलियाँ खाते तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, शुगर की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, थायराइड की गोली, दुनिया में कोई गोली ऐसी है ही नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। सबके साइड इफेक्ट है। आपने बताया साइड इफेक्ट है, उससे क्या क्या हो सकता है? जैसे शुगर की गोली से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, थोड़े टाइम बाद आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी पे लोड पड़ता है, किडनी फेल हो सकती है, आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, आपका लीवर सूज सकता है, फैटी हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आप दर्शकों आप भी सुन लीजिए। जितनी भी दुनिया में एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनकी रिसर्च पहले चूहों पे होती है, फिर खरगोश पे होती है, गिनी पिग पे होती है, बंदरों पे होती है। जो चूहों पे रिसर्च होती है, तो चूहों पे रिसर्च कैसे करोगे? पहले चूहे का लीवर खराब करोगे, उसके बाद उसको दवाई दोगे। तो चूहे का लीवर खराब किससे किया जाता है? पहले चूहे का लीवर खराब करते हैं। आप सोचो, सिर्फ 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम और 3 दिन तक लगातार दी जाती हैं, तो चूहे का लीवर खराब होता है। और गोली का नाम है, भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोली, बुखार की गोली। बुखार की गोली जब जब दी जाती है, चूहे का लीवर फेल हो जाता है। ऐसे ही दर्दों की गोली फिर चूहे को दी जाती है, 7 दिन तक उसकी किडनी फेल हो जाती है। पहले उसकी किडनी फेल करते हैं, फिर उसका इलाज करके बोलते हैं हमने रिसर्च कर ली। लेकिन ख़राब किसने करी? इसी बुखार की गोली ने, इसी दर्दों की गोली ने। अब आ जाओ शुगर की गोली पे। शुगर की गोली हमारे हार्मोन डिस्टर्ब करती है। फीमेल्स में चेहरे पे बाल आना, पीसीओडी, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम, कल को गांठ भी हो जाती है, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है, बीपी हो सकता है, मैंने बताया आपको, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, मतलब कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नोजिया हो सकता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकता है। तो शुगर को कंट्रोल करो, शुगर को रिवर्स करो, लेकिन DIP डाइट से, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट से ठीक हो जाएगी। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हेक्टिक शेड्यूल हो गया, तो दिनचर्या के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। दिनचर्या, सबसे पहले सुबह उठते ही बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उठते ही
ऐसे नीचे बैठ जाना है, उकड़ू। उठते ही पहले ऐसे बैठ जाओ, उकड़ू बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पियो। और अगर आपको चाहिए कभी कैंसर ना हो तो इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का चबाओ। अगर आपको चाहिए कभी हीमोग्लोबिन कम ना हो, आपका लीवर ठीक रहे, तो आप उसमें 10 कड़ी पत्ते चबाओ। अगर आप चाहते हो आपको हार्ट अटैक ना पड़े, हार्ट की सर्जरी ना करानी पड़े, तो इतना टुकड़ा अदरक का चबाओ। ये रोज़ सुबह नियम से करो आप, उकड़ू बैठ के। उसके बाद आप नाश्ते में जितना आपका वज़न है, वज़न गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाओ। फिर उसके बाद जो भी नाश्ता करना है, रोटी खानी, चावल खाना, खिचड़ी, दलिया, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी खाना है, हम कुछ मना नहीं करते। फिर आ जाओ लंच में, बस खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। अब लंच में आ जाओ, लंच में वज़न गुणा 5 ग्राम पहले सैलड खाओ। जैसे आपका वज़न है 50 किलो, तो पहले 250 ग्राम सलाद खाओ, पहले 250 ग्राम सलाद खाओ। उसके बाद रोटी चावल जो खाना, लेकिन एक चीज़, अगर रोटी खाई है तो पूरा दिन रोटी खानी है, अगर चावल खाया तो पूरा दिन चावल खाने हैं। मतलब एक दिन में द्वि अनाज नहीं खाने, 2 अनाज नहीं खाने। अगर चावल है तो पूरा दिन चावल, गेहूँ है तो पूरा दिन गेहूँ। अगर मिलेट्स हैं, मान लो हरी कंगनी है तो पूरा दिन हरी कंगनी, कोदरा है तो पूरा दिन कोदरा। कोई भी मिलेट, ज्वार बाजरा जो भी मिलेट्स हैं, पौष्टिक मिलेट्स हैं, पूरा दिन में एक ही तरह के खाने हैं। मतलब ये नहीं कि सुबह अलग खा रहे हो शाम को अलग खा रहे हो। फिर दोपहर को पहले वज़न गुणा 5 ग्राम सलाद, उसके बाद जो दिल करे खाओ। ऐसे ही शाम को वज़न गुणा 5 ग्राम पहले सलाद खाओ या फ्रूट खाओ। उसके बाद बिल्कुल लाइट डिनर, बिल्कुल लाइट करो। और कोशिश करो 7 बजे तक खाना खा लो, 7 बजे तक खाना फिनिश कर दो। खाने के साथ पानी मत पियो। जिस दिन मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, आपके घर मिक्सी है क्या? हाँ जी। उसमें सामान पीसते हो? जी। गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी बंद कर देते हैं, ख़राब ना हो जाए। आपके घर में टीवी लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई है जी, अगर एलईडी ऐसे ऐसे करने लग जाए तो क्या करोगे? बंद कर देंगे, ख़राब ना हो जाए। हाँ। ऐसे ही जिस दिन मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना, खाना उस दिन खा ना, मतलब खा ना मतलब नहीं खाना। उस दिन क्या करो, क्योंकि उस दिन मेरी मशीन ख़राब ना हो जाए, खाना नहीं डालना, क्योंकि उस दिन खाया गया खाना मेरे लिए स्लो पॉइजन का काम करेगा, मेरे लिए डाइजेशन नहीं होगा। वो उस दिन वो खाना बीमार करेगा मुझे। तो फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो उस दिन। जी। जो लोग फास्टिंग भी करते हैं उसमें भी लोग खा लेते हैं कुछ ना कुछ, छोटी छोटी चीज़ें खा ली। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, लोग व्रत नहीं करते, चरत करते हैं। अगर भारत में सही ढंग से दोबारा से व्रत शुरू हो जाए तो किसी को भी डायबिटीज़ ना हो, किसी को भी कैंसर ना हो, होगा ही नहीं। व्रत करने का सही तरीका क्या हो सकता है? व्रत करने का सही तरीका है कि सुबह से रात तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ नारियल पानी लेना है, जूस लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, सैलड लेनी है। जैसे अगर कोई ड्रिंक भी बता देते हैं हम डिटॉक्स करने के लिए, लोग उसे ओवर ईट कर लेते हैं, ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, तो क्या उसके भी नुकसान है? देखो, मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगा, चाहे कुछ भी खाते हो, चाहे कुछ भी पीते हो, एक रूल बना लो, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाने को पीना है, इतना चबाना है कि पानी बन जाए, और पानी को भी चबा चबा के लेना है। मतलब 32 बार चबाना जरूरी है, घुट घुट करके पियो। नारियल पानी भी पीना है तो 1 घुट पियो, 32 बार चबाओ, तब दूसरा घुट पियो। अगर जूस भी पीना है तो 1 घुट पियो, उसको चबाओ, फिर दूसरा घुट पियो। ऐसे गुड़ गुड़ करके ख़त्म नहीं करना। आप जैसे अभी मैंने देखा आप नंगे पैर बैठे हो, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? अगर हम नंगे पैर चलते भी हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? नंगे पाँव चलना है, सड़क पे नहीं, मिट्टी पे, घास पे, रेत पे। हमें धरती से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया में कोई जानवर का नाम बताओ जो चप्पल जूते पहन के घूमता हो? कोई भी नहीं है। और कोई जानवर बताओ जो ऑपरेशन कराने जाता हो? कोई भी नहीं है। किसी के चश्मा लगता हो? कोई भी नहीं। किसी को शुगर होती हो? कोई नहीं है। जो जानवर जंगल में रहता है, नंगे पाँव घूमता है, वो बीमार नहीं पड़ता। तो अगर हम नंगे पाँव घूमेंगे तो हमारी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, अर्थिंग होगी, एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। अच्छा, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, चैनल के माध्यम से सबको, पूरा पंजाब विदेश जाता है जी। पूरा देश विदेश जाता है, विदेशी भारत आते हैं। एक बीमारी होती है जेट लैग। जेट लैग, इसका मतलब होता है कि जैसे आप भारत से गए कनाडा, अब वहाँ पे दिन है तो आपको वहाँ दिन में नींद आएगी, बिकॉज यहाँ पे रात है, क्योंकि बॉडी आपकी यहाँ के हिसाब से सेटल्ड है। आप चले गए लंदन या आप चले गए अमेरिका, यहाँ दिन है वहाँ रात है, यहाँ रात है वहाँ दिन है। तो जब आप जाते हो तो 2-3 दिन लगते हैं बॉडी को एडजस्ट होने में, तो उसको जेट लैग बोलते हैं।
कि आपकी बॉडी 2-3 दिन ले लेती है वहाँ से एडजस्ट होने में। इस बार पूरे भारत के किसी एक भी व्यक्ति को जेट लैग नहीं होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप आज के बाद जब भी कभी विदेश में जाओ, किसी भी देश में जाओ, जैसे ही वहाँ जहाज़ से उतरो, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की रेत या वहाँ की धरती पे जूते चप्पल उतार के 40 से 60 मिनट घूम लो, या वहाँ पे जाके लेट जाओ या बैठ जाओ, या कुर्सी लेके बैठ जाओ या चौकड़ी मार के बैठ जाओ। आपकी बॉडी वहाँ के धरती, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की प्रकृति से अलाइन हो जाएगी, तो आपको जेट लैग इस बार नहीं होगा। आजकल कॉमन ये लीवर की जैसे बीमारी हो जाती है लोगों को, तो सबसे ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर देखने को मिल रहा है। पहले अल्कोहलिक देखने को मिलता था, अब नॉन अल्कोहलिक देखने को मिलता है। उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, लीवर फैटी इसलिए हो रहा है क्योंकि लीवर को रेस्ट नहीं मिल रहा। आप सुबह खा रहे हो, 2 घंटे बाद फिर खा रहे हो, शाम को फिर दोपहर को फिर खा रहे हो, फिर शाम को स्नैक्स खा रहे हो, फिर रात को डिनर कर रहे हो, फिर रात को कोई दूध या कोई पान या कुछ और खा रहे हो। दिन में आप 6-8 बार बॉडी को खाना दे रहे हो और दिन में 4-5 बार आप पानी पी रहे हो। पूरा दिन आप बॉडी में मुंह में डाल ही रहे हो, रेस्ट कहाँ है? हमारे देश में ना निर्जला एकादशी भी होती थी। निर्जल मतलब आज पानी भी नहीं पीना, तो पूरा दिन लीवर को क्या मिला? रेस्ट। पानी भी नहीं पिया ना आज आपने, तो आपकी बॉडी में लीवर हील हो गया। अब लीवर क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आप 7 दिन 24 घंटे लगातार लीवर को टाइम नहीं दे पा रहे, रेस्ट नहीं दे पा रहे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लीवर को रेस्ट कैसे नहीं मिलता। जैसे आप रात को कितने बजे सोते हो? 9-10 बजे। 11 बजे मान लूँ। हाँ। वैसे 9-10 सोते तो नहीं हो आपके भी उम्र के बच्चे? नहीं, मैं सो जाता हूँ। तो वंदना मैम लक्की हैं, मतलब उनको एक आज की इस देश में भी ध्रुव जैसा आज्ञाकारी, बड़ा संस्कारी बच्चा मिला है। मैं आपको बता दूँ, D5 चैनल पे जो वंदना मैम आती हैं, ये उनके सुपुत्र हैं। मेरे को भी आज पहली बार मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और मेरे को लगा नहीं वंदना मैम इसकी मम्मी है। मैंने बोला तेरी बड़ी बहन लग रही है, तो उनके लिए तो कमेंट है, उनके लिए तो कॉम्प्लीमेंट है, तेरे लिए कमेंट है कि तुझे भी ध्यान रखना है अब अपना। वैसे तो भी यंग है। लीवर को एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आप चाहो पूरे भारत में हमारे 120 क्लिनिक है। आप हमारे किसी भी क्लिनिक पे चले जाओ और बोल लो मुझे 7 डे का फ्री डिटॉक्स पैकेज दे दो, 7 डेज का फ्री डिटॉक्स पैकेज दे दो, तो हम 7 दिन के लिए आपको 2 पाउच देंगे, फ्री देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। एक में पाउडर होगा, एक में टैबलेट होगा। एक साथ में डॉक्टर आपको एक PDF फाइल दे देंगे, पढ़ लेना उसको। 7 दिन वो पाउडर टैबलेट लेना होगा आपने, उससे आपका लीवर और आंतें डिटॉक्स होंगी। 7वें दिन आपने पूरा दिन खाना नहीं खाना, सिर्फ जूस पीना है, नारियल पानी पीना है, और आपने शाम को 8 बजे आपने 100 ml या 150 ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल पीना है, उतना ही मात्रा में जूस डाल के, अनानास का या मौसमी का फ्रेश जूस डाल के, और वो पीकर आपने आराम से बैठना है। आप हैरान हो जाओगे, 5-6 हफ्ते करते ही अगर आपका लीवर ग्रेड फैटी 1 है तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा। अगर ग्रेड 4 है तो ग्रेड 1 या 2 पे आ जाएगा। ये पेशेंट का लीवर फैटी ग्रेड 3 था। 1 हफ्ते में हमारे डेराबस्सी हिम्स में एडमिट हुआ, अभी तो हम हिम्स पंचकुला में हैं जी जी। और 1 हफ्ते में उसका ग्रेड 1 हो गया फैटी। जैसे कि हम डाइट के ऊपर बात कर रहे थे, तो जैसे हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर को ख़राब करती हैं, जिसे हमें आज ही निकाल देना चाहिए? सफ़ेद नमक जहर है, उसकी जगह सेंधा नमक यूज़ करो या समुद्री नमक यूज़ करो या काला नमक यूज़ करो। दूसरा है सफ़ेद चीनी, उसकी जगह गुड़ यूज़ करो या उसकी जगह शक्कर यूज़ करो। फिर आ जाता है आटा, बारीक पिसा हुआ आटा, मोटा पिसा आटा होना चाहिए, और गेहूँ नेचुरल होना चाहिए, GM गेहूँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ दूध, दही और पनीर, ये सबसे ख़राब है। जो पनीर है वो सबसे ख़राब है। ऐसा और क्यों है? हमारे 1920 से पहले भारत में कभी पनीर नहीं बनता था। पनीर दूध का विकृत रूप है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि दूध को विकृत करके नहीं खाना, और हम दूध को नींबू डाल के फाड़ते हैं, देन पनीर बनता है। तो वो दूध का विकृत रूप है, तो वो नहीं खाना, वो हमारे लीवर को ख़राब करता है, आंतों को ख़राब करता है, तो पनीर नहीं खाना। अच्छा मुझे बताओ, सारा भारत पनीर खा रहा है? अभी तो सारा भारत सफ़ेद नमक खा रहा है, सारा भारत सफ़ेद चीनी खा रहा है, सारा भारत रात को लेट नाइट खाना खा रहा है, सारा भारत जूते चप्पल पहन के घूम रहा है, तो सारा भारत हॉस्पिटलों में ही तो है। हम उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने जो बता दिया, एक तो नंगे पाँव घास पे घूमना शुरू करो, नियम बना लो रोज आधा घंटा घूमना ही घूमना है। इसके अलावा सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ,
प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट मैंने पहले बता दिया, जिसको हम DIP डाइट बोलते हैं, उसका चार्ट अपना लो। जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई, उस दिन खाना मत खाओ। कभी भी खाना खाने के साथ पानी मत पियो, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद। रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम उकड़ू बैठ के मैंने बता दिया गर्म पानी पियो, जो मैंने पहले बताया था जी। इसके अलावा हर 6 महीने बाद हर भारतीय को 7 दिन के लिए पंचकर्मा कराना है। हर 6 महीने बाद हर भारतीय को 7 दिन के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना है। इस जन्म में कभी भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की छुट्टी। हम डिटॉक्स के बारे में बहुत सुनते हैं, तो हम लीवर को घर बैठे कैसे डिटॉक्स मैंने बताया ना अभी, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पीना है जूस के साथ, वो लीवर डिटॉक्स करने के लिए ही है। आप हमारे क्लिनिक पे जाके 7 दिन का फ्री डॉक्टर से डाइट पैकेज ले सकते हो, वो फ्री है बिल्कुल, और उससे लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। आजकल देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे ही बीमार होते हैं, तो उनकी बीमारी का और क्या क्या कारण हो सकते हैं? छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाना, छोटे बच्चों को फ़ोन पकड़ा देना और खाना मुंह में ठूसते रहना, छोटे बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए। उसको अगर दूध देना है तो नारियल का दूध दो, बादाम का दूध दो, मूंगफली का दूध दो, उसी की दही बनाओ। ये जो गाय भैंस का दूध आ रहा है, पहली बात तो गाय देसी हो, प्योर मिले, गारंटी हो, तो गाय का दूध पी सकते हैं। अच्छा, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी भैंस, उसकी भैंस। भैंस के आगे बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे ही क्यों है? गाय पे एक ही हमारी माँ, ये इसलिए भैंस पे कहावतें हैं क्योंकि भैंस का दूध जल्दी से हजम नहीं होता। भैंस का दूध अगर पीना है तो उसको हजम करने के लिए आपको खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, सैर करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, जॉगिंग करो, 10-15 किलोमीटर सैर करो या भागो, तब दूध हजम होगा, वरना भैंस का दूध हजम नहीं। गाय का दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ दूध मत पियो, दही खा लो, लस्सी पी लो, मक्खन खा लो, घी ले लो देसी गाय का प्योर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घी को तड़का लगाने में इस्तेमाल नहीं करना। गाय का देसी घी प्योर है, ऊपर से डाल के खाओ, अच्छा, ऊपर से डालो, क्योंकि अगर हमने घी को दोबारा गर्म किया तो वो उसका जो तासीर है वो बदल जाएगी, वो ट्रांस फैट में बदल जाएगा, वो हमारे लिए नुकसान करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा वो, क्योंकि घी को दोबारा गर्म नहीं करना होता, पहले गर्म हो चुका है। अब उसको आपने दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, रोटी पे लगा के, परोठे पे डाल के चुपड़ के खाओ, लेकिन उससे तड़का मत लगाओ। तड़का लगाना है सरसों के तेल में लगाओ, नहीं तो जीरो ऑयल कुकिंग सीख लो। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें आपने चाय पीने को मना किया था, ऐसा दूध क्यों वाली था? चाय, दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है और चाय में फ्लेवोनाइड होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मतलब केमिकल रिएक्ट करते हैं, तो मेरा लीवर ख़राब करते हैं, मेरी आंतें ख़राब करते हैं, तो नहीं पीना चाहिए। दूध वाली चाय बंद करनी चाहिए पूरे भारत को। और भारत में लगभग 1.5 लाख करोड़ की चाय बिकती है। ऐसे ही दूध में मतलब जो चाय की पत्ती है उसमें कैटोचीन होता है, और दूध में जो चीनी डलती है उसमें फास्फोरस होता है, तो ये दोनों भी आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही जो दूध में हम चीनी डालते हैं उससे कार्बन भी बनता है पेनक्रियास पे, तो उससे शुगर की बीमारी होती है। तो इसलिए दूध वाली चाय मत पियो, हर्बल टी पियो, ग्रीन टी पियो, लेमन टी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध वाली चाय मत पियो। मैं पूरे भारत से अपील करूँगा, प्लीज़ बंद कर दो। जैसे कि कहा जाता है लीवर अपने आप रीजनरेट हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, किडनी भी अपने आप ठीक हो जाती है, बॉडी के सारे अंग अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक रिसर्च में सामने आया था कि पैनक्रियास ठीक नहीं होती, फिर डायबिटीज़ कैसे रिवर्स हो जाती है? पेनक्रियास भी ठीक हो जाती है अपने आप, अगर आप सही भोजन कर रहे हो। हमारे पास कम से कम 100 से ऊपर पेनक्रियाटाइटिस के केस हैं जिनको डॉक्टर ने पेनक्रियास ट्रांसप्लांट बताया था, और वो ठीक हुए हैं और ठीक घूम रहे हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अग्नाशय शोथ बोलते हैं। देखो, पहली बात तो लीवर में स्टेम सेल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो लीवर ज़्यादा जल्दी ठीक होता है। ठीक सारे अंग होते हैं, जैसे अब आपकी स्किन पे कट लग जाता है तो क्या स्किन ठीक हो जाती है कि नहीं? अपने आप हो जाती है। बचपन से लेके आज तो कहीं कट लगा आपको आज तक? चाकू से, ब्लेड से, मम्मी को लगा होगा किचन में, तो ठीक हो जाता है अपने आप। हाँ, अपने आप रिकवर हो जाता तो इसका मतलब आप कह रहे हैं लीवर अपने आप ठीक हो जाता है, स्किन भी हो जाती है। है जी अच्छा, बचपन में से लेके हमारे होंठ फटते हैं कई बार, जी अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं? जी अपने कई बार लेडीज़ के, पुरुषों के एड़ियाँ फट जाती हैं, फिर वो अपने आप ठीक हो जाती है कि नहीं? जी अच्छा, महिला जब बच्चा पैदा करती है तो स्किन पिलपिली हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है कि नहीं? जी। तो बॉडी में है ही सारी पावर ना। हमारी बॉडी मिरेकुलस है, हमारी बॉडी शक्तिशाली है, हमारी बॉडी भगवान, स्वयं भगवान का अवतार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी संतान बता रहे हैं। ऋग्वेद में भगवान बता रहे हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई,
मैंने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, मैंने पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, पेड़ पौधे बनाए, मैंने जलचर बनाए, मैंने उभयचर बनाए, मैंने नवचर बनाए, मैंने एक सर्वश्रेष्ठ जीव की रचना करी, इंसान। तो भगवान हमें सर्वश्रेष्ठ जीव बता रहे हैं। ऐसे ही सामवेद में भगवान हमें बता रहे हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई। और मेरी छवि कौन हुई? मैं छवि कौन हुई? मतलब हम भगवान जैसे हैं। तो अगर हम भगवान जैसे हैं तो हमें शक्तियाँ भी होंगी, और वो शक्तियाँ हैं तो हम ठीक भी हो रहे हैं। आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने गिलोय का जिक्र किया था, तो गिलोय हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? गिलोय, अगर कभी भी किसी को भी बुखार हो तो दवाई नहीं खानी। आज के बाद आप सब लोगों को क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, गर्म पानी भरना है और इतने पाँव डुबोने हैं उसके अंदर, इतने पाँव डुबो लेना बाल्टी में, और 40 डिग्री 42 डिग्री पानी गर्म मेंटेन करना है। 40 मिनट 60 मिनट पानी को रखना है। अगर पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकालने हैं, 2 डिब्बे गर्म डालते रहना है। मतलब पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और गर्म गर्म पानी सिप सिप करके पीना है। बिना बुखार की दवाई के 100 में से 80 लोगों का 80% एक बार में बुखार उतर जाएगा। नहीं तो ऐसा ही शाम को फिर कर लो, अगले दिन सुबह फिर कर लो, और खाना नहीं खाना। और साथ में गिलोय का काढ़ा पीना है। गिलोय हर पार्क में मिली होती है, हर पार्क में लगी होती है, डंडी तोड़ लो। हमारे भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे, जो दिवाली से पहले एक दिन होता है ना, धनतेरस, वो धन्वंतरी दिवस होता है बेसिकली। हमने उसको धन का दिवस मान लिया। धन्वंतरी मतलब आयुर्वेद के भगवान का दिवस है वो। तो धन्वंतरी दिवस वाले दिन जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के वक्त, तो उनके हाथ में अमृत था जी, लेकिन एक हाथ में गिलोय थी जी। तो गिलोय बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक, एंटीवायरल पौधा है। उसको अमृता भी बोलते हैं। अमृता मतलब अमृत जैसी। संजीवनी बूटी सुना नाम ने? ऐसे अमृत, अमृत क्या होता है? मतलब जिसको छक लिया इंसान अमृत, अमर हो गया जी। तो ऐसे एक अमृता होता है। ऐसे गिलोय, एक नीम गिलोय होती है, जो गिलोय नीम के पौधे पे चढ़ती है जी। जॉन्डिस में उसका प्रयोग किया जाता है, टाइफाइड में उसका प्रयोग किया जाता है। वो रामबाण काम करती है। उसको उबाल के उसका काढ़ा पियो, ठीक हो जाता है इंसान। एक आपकी वीडियो और थी कि जीभ से आप बीमारियों का कैसे हम पता कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। अगर ये आयुर्वेद में है, वर्णित है, डॉक्टर बताते हैं, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। अगर जीभ मोटी है, मोटी, तो काफ़ी हद तक चांस है लीवर फैटी होगा। अगर जीभ के ऊपर 2 नीली लाइनें बन रही हैं, जीभ नीली हो रही है, तो काफ़ी हद तक चांस है आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, लीवर में स्लज होगा, मतलब लीवर में कचरा होगा, और गॉल ब्लैडर में पथरी बन रही होगी या बन चुकी होगी। अगर जीभ को, अपनी बॉडी को ऐसे उल्टा रख लो, तो जीभ में जिस हिस्से पर कट है, तो अपनी बॉडी को उस तरीके से देखो आप, तो उसमें जहाँ पे भी जीभ होगी वहाँ पे कट होगा, तो समझो उस अंग में प्रॉब्लम है। जैसे पीछे प्रॉब्लम है, पीछे कोई दाने हैं, कोई फुंसी हैं, तो मतलब जननांगों में या छोटी आंत में प्रॉब्लम होगी। अगर आगे दिक्कत है तो फेफड़े आगे आ गए तो फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी। बीच में कट है तो मतलब लीवर में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा और आगे कट है तो छोटी आंत में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपने रात को खाना खाने का मना किया कि आप सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, उससे कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं आमतौर पर? सारी बीमारियां। देखो, जब जब आप प्रकृति के खिलाफ चलोगे, प्रकृति का अगेंस्ट चलोगे, प्रकृति बदले में फिर आपको कुछ तो नुकसान पहुंचाएगी ना। जैसे आप नियमों के विरुद्ध चलोगे, जैसे आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया तो मर सकते हो। या सीट बेल्ट, चलान क्यों कट रहा है आपका? चलान क्यों काट रहा है पुलिस वाला? क्या कि आप अगली बार सीट बेल्ट लगाओ। अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा? चलान कटेगा। लेकिन हेलमेट क्यों लगवा रही है पुलिस? ताकि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपका सिर फटने से मौत ना हो जाए। तो ऐसे ही प्रकृति हमें नियम बना रखे हैं कुछ प्रकृति ने। जैसे गाड़ी है, आप उसको अपनी लेन में चलाते हो कि सामने आने वाली लेन में चलाते हो? अपनी लेन में चलाएंगे। अगर सामने आने वाली लेन में चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति, अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलोगे, जैसे उदाहरण देता हूँ, चिड़िया और तोते, कबूतर, जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको भूख लगती होगी। हाँ। किस टाइम खाना खाते हैं? दिन के टाइम में। कभी देखा है शाम को किसी पक्षी को ढूंढते हुए? दिन छिपने से पहले। दिन छिपने से पहले, शाम को या सुबह सुबह। तो पक्षियों को कौन से स्कूल में भेजा जाता है? किसी भी स्कूल में नहीं। वो तो फिर वो क्यों उस टाइम पे खाना खा रहे हैं? पहले से जान। और हम स्कूल में जाके भी उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि दिन छिपने से पहले पहले खाना खा लो। अब आपको लगता है कि हमने तो 9 बजे खाया और हम 11 बजे सोएंगे, तो 9 बजे मुंह ने खाया, 9 बजे मुंह ने खाया,
10-11 बजे अमावस्या के पास गया वो, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक छोटी आंत में घूमता रहा वो, 3, 4, 5 बजे बड़ी आंत में घूमता रहा वो, और सुबह 5-6 बजे मलाशा में पहुंच गया वो। तो पूरी रात मेरे को रेस्ट कहाँ मिला? तो लीवर खराब होगा। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का एक मुख्य कारण लेट नाइट खाना खाना है। या एक काम करो, हम 140 करोड़ हैं, सारे हाथ जोड़ो, आप भी जोड़ो और आंख बंद करो, भगवान से बोलो, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, तू कृपया करके सूरज देवता को रात को 12 बजे डुबोया कर, क्योंकि मुझे 11 बजे खाना खाना होता है। आपकी मान लेगा? सारा भारत इकट्ठा करके कर लो, मान आके दिखा दो सूरज को। तो जब सूरज रात को डूबता तुम्हारे कहने पे नहीं, तो तुम सूरज के खिलाफ कैसे चल सकते हो? अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आप गाड़ी चलाते हो या कार चलाते हो, स्कूटर बाइक कुछ है आपके पास? जी जी, सब कुछ है। आप जब घर से निकालते हो तो जितने पेट्रोल पंप आते हैं सब पे पेट्रोल डलवाते हो क्या? नहीं। डलवाया करो ना, क्योंकि एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप जाने में थोड़ा सा तो कम हो जाता है। हाँ जी, इस पेट्रोल पंप पे, फिर अगले पे, फिर अगले पे, फिर अगले पे, हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाओ ना। डलवाओगे आज के बाद? नहीं। लेकिन शादी में आप क्या करते हो? 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, 9:30 बजे पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ता, रोटी, बटर नान, फिर कोई चिल्ला, फिर कोई दूध का गिलास, फिर कोई कॉफ़ी, फिर कोई आइसक्रीम, फिर कोई तीले वाली कुल्फ़ी। 12 बज जाते हैं, खाते रहते हो। तो एक तरह से क्या कर रहे हो आप? हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हो। सुबह आप उल्टियाँ लग जाती हैं आपको। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, दर्शकों आपको जवाब देना है, आप भी जवाब देना। मान लो आपने 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक शादी में जाके खूब खाया, सुबह उठ के आपको उल्टियाँ लग गई या पोटियाँ लग गई, आप चले गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास। वो क्या बोलता है? क्या हो गया आपको? डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन हो गए, यही बोलता है। तो वो बोलता है रोक लो। क्यों भाई? हीरे मोती निकल रहे हैं। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स पकड़ा देता है, वो भी पकड़ाते हैं, रोकने की गोली भी देते हैं। अच्छा, उसी टाइम आप चले जाते हमारे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता? वो बोलता बॉडी सयानी है, जो कर रही है उसको करने दो। तो सिचुएशन एक ही थी कि पोटियाँ लगी थी, एक ने बोला पोटियाँ, लूज मोशन, इन्फेक्शन, इवन कि उसने फूड पॉइजनिंग बोल दिया आपको कि फूड पॉइजन हो गया। ये नहीं बोल रहा कि यू आर ईटिंग रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, वो फूड पॉइजनिंग बोल रहा है, वो फूड को गलत बता रहा है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोल रहा है? बॉडी सयानी है, जो कर रही है उसको करने दो। किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए असूल से? आयुर्वेदिक के पास। लेकिन लोग जाते किसके पास हैं? एलोपैथी के पास। फिर मरेंगे ना। तो ये आपको सोचना है कि आप सलाह शकुनी से लेते हो या कृष्ण से लेते हो। महाभारत में 2 पात्र थे, एक युधिष्ठिर की टीम थी, एक कौरवों की टीम थी। एक कृष्ण जी से सलाह लेती थी और एक शकुनी से सलाह लेती थी। चॉइस इज यूअर्स। आमतौर पर देखा जाता है कई सारी जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे इंडिया में बिक रही हैं वो वेस्ट से आई हैं और वेस्ट में अब बैन हो चुकी हैं, फिर भी इंडिया में बैन हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वो काम नहीं करती अब। एंटीबायोटिक, इसका मतलब क्या? एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है? जीवन। एंटी मतलब एंटी जीवन, मतलब जीवन के खिलाफ। तो एंटीबायोटिक बेसिकली गुड बैक्टीरिया को मारने के लिए है, बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन वो गुड भी तो मार देती है। फिर आप दोबारा से प्रोबायोटिक लेके, प्रीबायोटिक लेके दोबारा बैक्टीरिया जिंदा करते हो। तो खानी क्यों थी एंटीबायोटिक? आजकल तो वो शीशियों में भी आ गई है प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया के लिए। वो काम की नहीं है। जो भारत में एक शीशी बिकती है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बोल दूँ? एक छोटी सी शीशी मिलती है, वो 6 के पैक में आती है और आप लोग बड़े शौक से पीते हो। आपको पता है उसका जो स्ट्रेन है, जो उसमें बैक्टीरिया डाला गया है, वो जापानी स्ट्रेन है, वो आपके काम का ही नहीं है और आप प्रोबायोटिक लेके खुश हो रहे हो। अगर वो प्रोबायोटिक चाहिए आपको तो भारतीय होना चाहिए। वो हमारी बॉडी को भारतीय स्ट्रेन चाहिए। लगभग हर 200 किलोमीटर के गैप पे हमारे जो जेनेटिक बैक्टीरिया हैं उनका स्ट्रेन चेंज हो जाता है। और अब जापान का स्ट्रेन लाके आप सोच रहे हो मेरी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो आपसे बड़ा, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? आजकल जैसे देखा जाता है लोग फ्रेश जूस की बजाय पैक्ड जूस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या वो भी नुकसानदायक है? वो कोल्ड ड्रिंक से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो शराब से भी खतरनाक ज़्यादा है, वो दूध वाली चाय से भी खतरनाक है, वो सिगरेट बीड़ी से भी खतरनाक है, नहीं पीना चाहिए। वो निरी शुगर की दुकान है और केमिकल है, प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब लीची आती है, लीची, तो लीची कितने रुपए किलो बिकती है? 100 रुपये किलो बिकती है। 1 किलो लीची लाओ, इतना मोटा छिलक होता है, इतनी मोटी गिटक होती है, उसका जूस 100 ग्राम निकलता है। तो 1 लीटर जूस के लिए आपको 9 किलो लीची चाहिए।
क्योंकि 900 कुछ ग्राम का 1 लीटर होता है, जी। तो 900 कुछ ml का, तो आपको 9 किलो लीची चाहिए, तो आपको 900 की तो लीची आ गई। अगर आपको 9 किलो लीची चाहिए, 100 रुपए की लीची है, जी। होलसेल मान लेते हैं तो 700 रुपये मिल गई आपको। अच्छा, जिसने डब्बा भी 10 रुपए का होगा, जिसने जूस निकाला होगा 20-30 रुपये खर्चा भी आया होगा, जिसने डब्बा बेचा होगा 10 रुपये उसको भी चाहिए, जिसने डब्बा बनाया होगा 10 रुपये उसको भी चाहिए। फिर किसी हीरोइन ने डब्बा पकड़ा है, जैसे बिपाशा बसु है, जी। एक ऐड में आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट तो चल माजा में है, तो उसने भी डिब्बा पकड़ा होगा, जी। तो उसको भी 20-30 रुपये चाहिए होंगे। तो 780 रुपये का डिब्बा आपको 100 रुपये में कैसे मिल रहा है? वो जूस नहीं है, वो जहर है, धीमा जहर। कृपया करके खुद स्वयं और अपने किसी रिश्तेदार को डब्बे वाला जूस नहीं पिलाना, चाहे वो कोई भी बना रहा हो। डिब्बे वाला मतलब डिब्बे वाला, वो नेचुरल नहीं है। अगर जूस पीना है तो नेचुरल पियो, गन्ने का पियो या कोई भी फ्रूट पियो, लेकिन शर्त क्या है? बिना नमक, बिना चीनी, ताज़ा निकाल के पियो, इमीडिएटली घूट घूट करके, आराम आराम से, शांत मन से बैठ के। खड़े होकर कभी खाना नहीं खाना, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना। एक घूट जूस लो, 32 बार चबाओ, फिर दूसरा घूट लो, 32 बार चबाओ, लेकिन कौन सा? नेचुरल जूस पीना है। आजकल रिफाइंड ऑयल भी जैसे सस्ते दामों में मिल जाता है, और हम अगर पिसवाएंगे कोल्ड प्रेस या वहाँ पे जाके, तो वो महंगा पड़ता है। तो क्या वो भी सेम ऐसा ही है? देखो, जितने पैसे आप अपने खाने पीने में बुरी चीज़ें खा के बचाओगे ना, उससे कई गुना डॉक्टर ले जाएंगे आपसे। अगर आपने मान लो मार्केट से नकली रिफाइंड लिया, या रिफाइंड पहले हो तो रिफाइंड लेना ही क्यों है? नकली क्या, रिफाइंड तो असली भी जहर है। रिफाइंड मतलब ही रिफाइंड है, यानी कि उसको डबल ट्रिपल बार बार कुक किया गया, तो वो तो वैसे भी आपका हमारी बॉडी में फैटी एसिड बढ़ाएगा और मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो देसी घी को भी गर्म करने के खिलाफ हूँ कि देसी घी भी खाना है तो चम्मच से ऊपर डाल के खाओ, रोटी के ऊपर लगा के खाओ, परोठे के ऊपर लगा के खाओ, दाल में डाल के खाओ, सब्जी में डाल के खाओ, लेकिन तड़का मत लगाओ देसी घी का। अब आजकल बाज़ार में देसी घी की जलेबियाँ आ रही हैं। अब वो देसी घी की जलेबी टेस्ट है, लेकिन वो देसी घी बचा नहीं, क्योंकि जैसे ही उसको आपने गर्म किया वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो गया और वो मेरे लिए नुकसानदायक हो गया। तो कोई भी घी आपको अगर यूज़ करना है तो ये कच्ची घानी का, कोल्ड प्रेस सरसों का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करो। ये पाम ऑयल भी इस्तेमाल मत करो, नेचुरल तेल इस्तेमाल करो। नहीं तो जीरो ऑयल कुकिंग सीख लो ना, आपको कुकिंग के लिए तेल चाहिए ही क्यों? अगर किसी ने घर पर दूध बनाना है तो वो कौन सा दूध बना सकता है? उसे बनाने की क्या विधि है? घर पर आप कोकोनट मिल्क बना सकते हो, इसके अलावा आप मूंगफली का दूध बना सकते हो, इसके अलावा आप बादाम का दूध बना सकते हो। कैसे बनाना है? जैसे 15-20 बादाम रात को भिगो के रख दो, सुबह उठ के उसका छिलका उतार लो और उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लो और उसको कपड़े से निचोड़ लो, दूध निकल जाएगा। फिर जो गूदा बचा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा ग्राइंड कर लो और फिर निचोड़ो, ऐसा 2-3 बार कर लो तो वो दूध निकल आया, तो वो बादाम का दूध बन गया। अब इसी की दही जमा सकते हो। ऐसे ही सेम नारियल की गरी में दूध पानी मिला के उसको कद्दूकस करके निचोड़ के उसको सूती कपड़े से दूध निकल गया, फिर दोबारा क्रश कर लो, 2-3 बार करना है। ऐसे ही मूंगफली का दूध, कच्ची मूंगफली लो, रात को भिगो के रख दो, सुबह छिलका हटा के उसको मिक्सी में क्रश करके आप उसका दूध बना लो, तो मूंगफली का, बादाम का, नारियल का दूध बन गया। अब एक मिट्टी का बर्तन लो, दूध को 10 मिनट हल्की आंच पे गर्म कर लो और मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट कर लो और हरी मिर्चें डंडी समेत 4 हरी मिर्चें काट के, 3 या 4 हरी मिर्चें डंडी समेत बीच में से काट के डाल दो। 1 दिन बाद दही जम जाएगी, इसी की दही खाओ और फिर इसी दही से दही जमाओ। जब 6-7 बार ऐसा कर लोगे आप, दही से दही जमाओगे, तो 6-7 बार से बाद जो दही जमेगी वो आपकी जो गाय भैंस के दूध की दही थी उससे भी अच्छी बनेगी, उससे भी स्वाद बनेगी और वो प्रोबायोटिक होगी, यानी कि उसमें गुड बैक्टीरिया होगा, यानी कि आपके लिए जीवन होगा। एक आप अल्कलाइन वाटर जरूर पिया करें, दुनिया को बोलो अल्कलाइन वाटर पिए, वो मतलब जादुई पानी। अल्कलाइन वाटर क्या है? अल्कलाइन वाटर ऐसा है, जैसे आप पहले तो सिंपल पानी लो, उसको सिंपल मटके में रखो, मटके में कॉपर की एक प्लेट रख दो, एक रुद्राक्ष डाल दो और एक चांदी का गिलास है, चांदी का सिक्का डाल दो। 12 घंटे मटके में पानी को रहने दो, उसमें धरती माँ के मिट्टी के गुण आ जाएंगे। अब ये मटके का पानी हो गया, ये सिंपल पानी हो गया, प्योरीफाई हो गया, इसमें मिट्टी के गुण आ गए, धरती के गुण आ गए। अब इस पानी को कांच के एक जग में शिफ्ट कर लो, इसमें
2 टुकड़े बिना छिलका उतारे खीरे के, 1-2 टुकड़े गाजर, 2-4-5 पत्ते डंडी समेत धनिया या पुदीना, 1 नींबू की स्लाइस, 1 सेब की स्लाइस और 2 टुकड़े आंवले के और 1 टुकड़ा अदरक का। इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दो कांच के जग में डाल के। अब इस पानी को पियोगे, अल्कलाइन वाटर हो गया, ये फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया हो गया। इस पानी में जीवन आ गया, इस पानी में जान आ गई। इस पानी से आप कैंसर को हरा सकते हो। अगर कोई रोजाना 1 से 2 गिलास अल्कलाइन वाटर पीता है, इस जन्म में उसको कैंसर नहीं होगा। अगर कोई रोजाना हल्दी का टुकड़ा चबाता है, रोजाना नहीं करना, मतलब मैं जो रोजाना बोलूँ तो मतलब रोजाना नहीं होता वो, 5 दिन करो, 2 दिन छोड़ दो, फिर 10 दिन करो, 4 दिन छोड़ दो, फिर 7 दिन करो, 1 दिन छोड़ दो, ऐसे छोड़ते रहो, करते रहो, छोड़ते रहो, करते रहो। अगर आप रोज कोई चीज़ करोगे, बॉडी सम हो जाएगी, बॉडी उसका असर लेना बंद कर देगी। तो कोई भी चीज़ रोज नहीं करनी। ऐसे ही इसीलिए खाना भी रोज नहीं खाना। और आप क्या करते हो, 7 दिन 24 घंटे खाते रहते हो। हर हफ्ते में भारतीयों को एक उपवास करना है। जो बिल्कुल बीमार नहीं है वो हफ्ते में 1 दिन उपवास करें, जो ज़्यादा बीमार हैं वो 3 दिन खाएं, 1 दिन उपवास करें। मैं गारंटी देता हूँ आपकी सारी बीमारियों में आपको लाभ मिलेगा। और अब तो हमने बहुत सारे हिम्स खोल दिए हैं। अभी मैं और जो विभोर बैठे हैं, हम हिम्स पंचकूला के अंदर हैं। आपको यहाँ का लॉन, प्रांगण, सामने पहाड़ियाँ दिखती, लोगों को पता लगा इस पीछे नहर बहती है, इसके नदी बहती है। तो ये हिम्स पंचकूला है। ऐसे हिम्स डेराबस्सी चंडीगढ़ में 2 हैं, एक हिम्स पंचकूला, एक हिम्स डेराबस्सी। ऐसे चंडीगढ़ में भी 35 सेक्टर में छोटा हिम्स है एक। ऐसे लखनऊ में एक 100 बेड का हॉस्पिटल है, मुंबई में 150 बेड का है, आपका मेरठ में हमारा 350 बेड का हो गया। ऐसे पटना, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, कानपुर, आगरा, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, इसके अलावा आप और कई मतलब कई और जगह है। मतलब टोटल हमारे 35, नागपुर में भी खुल गया अब तो, 30 पुणे में भी खुल गया, 35 हिम्स हो चुके हैं। और मुंबई में तो 3 हो गए, एक अंधेरी में, एक थाने में, एक नवी मुंबई में। इसके अलावा लुधियाना में, अमृतसर में, जलंधर में भी 3 हिम्स खुल चुके हैं। पटियाला में अभी डे केयर क्लिनिक खुला है, संगरूर में भी खुल चुका है। ऐसे पंजाब में भी 15-17 सेंटर हैं। तो पूरे भारत में 120 केंद्र हैं। तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहाँ से आप सेंटर का एड्रेस ले लो। हमारा एक ही मकसद है, लोग डिटॉक्स हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, कभी बीमार ना पड़े। मैं पूरे भारत से एक अपील करूँगा और वंदना मैम को बोलूँगा भी कि दोबारा ये क्लिप चला भी देना, दोबारा इसको स्ट्रॉन्ग करके। पूरे भारत के हर व्यक्ति को हर 6 महीने बाद 7 दिन के लिए किसी पंचकर्मा सेंटर में जाना चाहिए और बॉडी को डिटॉक्स कराना चाहिए। इस जन्म में जब तक वो जिएगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मतलब कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी शुगर होगी, ना कभी बीपी होगा, ना कभी लीवर खराब होगा, ना कभी किडनी फेल होगी, ना हार्ट अटैक पड़ेगा, ना कुछ और होगी। हर 6 महीने बाद 7 दिन शरीर के नाम, मतलब 6 माह बाद 7 दिन अपने नाम। ऐसे कौन से योगासन प्राणायाम है जो हर एक इंसान को करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? सबसे पहला है उकड़ू आसन, मल आसन, जो मैंने नीचे इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठ के दिखाया था। उकड़ू आसन, मल आसन नंबर 1। नंबर 2 वज्रासन, पैर जोड़ के एड़ी खोल के उसके ऊपर बैठना, मतलब इसके ऊपर बैठ जाना, जैसे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं। तो वज्रासन, जब भी खाना खाओ वज्रासन में बैठ के खाओ, या खाना खाने और 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ। सुबह खाली पेट ये अंगूठे को यहाँ लगाओ, मुट्ठी टाइट करो, नाभि के नीचे रखो, ठोडी लगाओ वज्रासन में बैठ के, इसको बोलते हैं मंडूक आसन। तो 3 आसन करने हैं और कुछ मत करो, चाहे मलासन, उकड़ू आसन, वज्रासन, मंडूक आसन, 3 आसन करने हैं। प्राणायाम करना तो एक ही करना है, अनुलोम विलोम, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, स्लो। मतलब जितनी देर में सांस लो उससे डबल टाइम में छोड़ो, जैसे और फिर होल्ड करो, फिर दोबारा सांस लो उसी साइड से और फिर होल्ड करो, फिर छोड़ो। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम विद कुंभक, यानी कि रोकना है फिर छोड़ना है, रोकना है फिर लेना है। एक मैं आपके चैनल पे एक योगासन सिखाना चाहूँगा जो हाथ से होगा जी। अपना हाथ ऐसे पकड़ो, ये जो उंगली है रिंग फिंगर, इसको पकड़ो, आप भी करो। इसको बोलते हैं धरती, दबाओ इसको 3 उंगलियों से ऐसे दबाओ, धरती दबाओ, धरती पूरा जोर दबा के दबाओ।
नाखून को पूरा दबाओ। अब छोटी उंगली को दबाओ, जल। जल, अंगूठे को दबाओ, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं। तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये आपने 5-5 बार करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं मैडम वो बता देता हूँ मैं। इसको पकड़ो आप लोग सारे और बोलो लम। अब अगली उंगली पकड़ो, वम। मैम आप बताना, जब आप ऐसे बोलते हो बॉडी में कितनी वाइब्रेशन होती है? देखो बोलो एक बार। पूरी नीचे तक वाइब्रेशन होती है। देखो अब बोलो रम। पूरी बॉडी में गिटार टाइप, सितार टाइप पूरी वाइब्रेशन जाती है। तो कैसे बीमारी ठीक नहीं होगी? फिर करना है यम। फिर करना है लास्ट में हम। अब यहां से पकड़ो ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को दबाओ और अब बोलना है ओ। तो लम, वम, रम, यम, हम और ओम, ये 5 बार साथ में, 5 बार साथ में। अगर बंदा रोज कर ले, उसको ना गैस बनेगी, ना तेजाब बनेगा, ना कब्ज होगा, ना खट्टे डकार आएंगे, ना छाती में जलन होगी, ना पेट में अफारा होगा, ना पेट में जल्दी से दर्द होगा। यानी कि पेट के सब रोगों को ठीक करने के लिए 5 तत्व काम करेंगे। तो जिसको भी कब्ज है, जिसको भी लीवर की प्रॉब्लम है, गैस है, तेजाब है, वो ये करके देखो। और एक और बताना चाहूँगा, जब किसी को यहाँ पे दबाने में अगर भयंकर दर्द हो रहा है तो मतलब धरन पड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ से दबाएंगे तो दर्द होगा, तो धरन पड़ी हुई है। धरन समझते हैं, नाभि सरकना। तो दोनों हाथों में दबाएंगे तो धरन मतलब नई जगह सेटल हो चुकी है। अगर एक हाथ में दर्द है तो धरन पड़ी हुई है, और दोनों हाथों में दबाएंगे तो मतलब नाभि अपनी जगह पे, नई जगह पे सेटल हो गई, यानी कि धरन पक्की हो गई। अब धरन निकलेगी कैसे, तो सिखा दूं क्या? बिल्कुल जरूर। तो आप खड़े होगे, तो भैया कैमरे को दिखाओ, आप कैमरे में सीधे खड़े हो जाओ, बिल्कुल ऐसे। तो अगर धरन पड़ी हुई और आपने चेक कर लिया धरन पड़ी हुई है, तो जिसको भी धरन निकालनी है उसको बोलो सीधा देखो सामने, बॉडी को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, गिरने दो हाथ को नीचे, ठीक है। जब ढीला छोड़ दिया तो मैंने हाथ को टिका लिया। अब यहाँ पे नस होती है, ये जहाँ ब्लड प्रेशर मशीन लगाते हैं, इस नस को ऐसे 4 उंगलियों से पकड़ना है, पकड़ा और ऐसे खींचना है, 1 2 और 3। इस हाथ से करना है और इस हाथ से करना है। 2 बार 3 बार दिन में करोगे ऐसा, खाली पेट। जिसने निकालनी है वो भी खाली पेट, जिसकी निकालनी है वो भी खाली पेट। आप करोगे तो 2-3 दिन में धरन सेट हो जाएगी। और अगर किसी के पक्की धरन है, पुराने वाली जो ढीठ है, जो नाभि नई जगह सेटल हो गई, सरक गई, तो ये आपको 5-7 दिन लगातार करना पड़ेगा जी। तो पक्की धरन निकलेगी। एक आप वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट के बारे में भी बहुत बातें करते हैं कि हमें वेस्टर्न टॉयलेट ना जाके इंडियन टॉयलेट पे वापस अभी हम किस पे बैठे हैं ये मान लो, इस टाइम हम वेस्टर्न टॉयलेट में बैठे हैं जी। अब इस टॉयलेट में आप एक दिन, सारे दर्शकों को बोलूँगा, एक दिन इस टॉयलेट सीट पे बैठ के पूरा जोर लगाओ, आखिरी कतरा तक निकाल दो जी। फिर वॉश कर लो, अब दोबारा नीचे बैठ जाओ और जोर लगाओ, इतना सा मटेरियल फिर आएगा या ज़्यादा पोटी आएगी। अब आप बताओ वो क्यों नहीं निकली थी, अब क्यों निकल रही है नीचे बैठ के? क्योंकि और वो कचरा आप लेके घूमने वाले थे। तो बवासीर होगा, फिशर होगा, फिस्टुला होगा, आंतों में जख्म होगा, रेक्टम में कैंसर होगा, और आपका लीवर खराब होगा। क्योंकि लीवर दिन भर उस कचरे के ऊपर काम करता रहेगा, ये पड़ा है पड़ा है पड़ा है। और कई बार ऐसा होता है लोग खाना खाने के बाद पेट साफ के लिए भागते हैं, क्योंकि पहले दिन में पूरा ढंग से साफ हुआ नहीं होता। तो अगर आप इंडियन टॉयलेट सीट पे जाते हो तो एक बार में ही ढंग से पेट साफ होता है। इंग्लिश पे क्या होता है, अभी करके आए, थोड़ी देर बाद कई लोग दोबारा जाते हैं, 2 घंटे बाद 4 घंटे फिर दोबारा जाते हैं, कई लोग शाम को जाते हैं। हमारा सिस्टम सेट नहीं है। तो पूरे भारत को नीचे बैठ के ये टॉयलेट स्टाइल और इसी स्टाइल में पेशाब करना चाहिए, कोई ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ लेडीज़ को भी ना नीचे बैठ के पेशाब करना चाहिए, कभी यूटीआई नहीं होगा, कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे, डिस्क प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी घुटने खराब नहीं होंगे, कभी बुढ़ापे में सठियाएंगी नहीं, और कभी दिमाग से वो चीज़ें भूलेंगी नहीं।
एक आपकी वीडियो थी कि जिसमें खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, आपने एक बोला था कि उसमें 50% पेशाब रह जाता है, वो क्या चीज़ है? 50% नहीं, लगभग 2-4-5% पेशाब रह जाता है। मतलब कुछ बूंदे बॉडी रख लेती है, और वो बूंदे आपके अगर बॉडी में पड़ी रही तो किडनी पे लोड पड़ेगा, ब्लैडर पे लोड पड़ेगा, तो किडनी खराब हो सकती है। आपने आज एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया क्या? एक हमारे पास स्वामी जी आए हुए हैं नागपुर से, जी, यंग जी। बच्चा है, जी, जी। लेकिन संन्यास लिया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ वो वीडियो लगा देना। जी। आप उस बच्चे से पूछो वो बीमार पड़ा क्यों। उसने बुखार की, जुकाम की और खांसी की दवाइयाँ खाई थी 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, और उसकी किडनी फेल हो गई। डॉक्टर ने डायलिसिस शुरू कर दिया, और डायलिसिस के बाद उसको ट्रांसप्लांट बोल दिया। आपने देखा होगा उसका एक बाजू इतना मोटा है, एक और बाजू रोज का पतला है। पहले वो रोज का रोज का डायलिसिस करा रहा करता था, और अभी हमारे यहाँ 4 दिन हो गए डायलिसिस नहीं हुआ। 6 दिन बोला उन्होंने कि सॉरी 6 दिन हो गए, सॉरी 4 दिन डेराबस्सी हो गए, 2 दिन यहाँ हो गए, जी। नियर अबाउट 2.5 साल से उसका डायलिसिस चल रहा था, और अभी 6 दिन से नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अश्विन बुद्धा है, मंगल बोधि बनती जी। मैं बौद्ध धम्म गुरु हूँ, और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? मुझे किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है, दो साल हो गए मुझे। जी, आपको किडनी की क्या प्रॉब्लम थी और उस वजह से क्या परेशानी आपको नज़र आती है? वैसे आपकी बॉडी पे आपका हाथ सूजा हुआ है, इसकी वजह क्या है? हाँ, इसकी वजह है कि हाथ में पिस्टोला बिठाया है डायलिसिस के लिए, तो उसमें सूजन आती रहती है। जी, तो यहाँ पे आपको कितना असर दिखाई दिया? यहाँ आप आए हो, आपने ट्रीटमेंट करवाया, तो आपको कितना फ़र्क है? वैसे तो मुझे 99% आराम है, क्योंकि जो अंग्रेजी डॉक्टर बोल रहे थे कि फल नहीं खाना, सलाद नहीं खाना, वही खाना खा के यहाँ पे ठीक हो रहा हूँ मैं। पहले कितनी दवाइयाँ चलती थी और अब कितनी दवाइयाँ हैं? पहले तो बहुत सी 40,000 की गोलियाँ लिख के दिए थे अंग्रेजी डॉक्टरों ने। इनका 14-15 दवाइयाँ खाते थे, और उसका असर देखिए ये हाथ, ये देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यवश आप देखिए कि क्या स्थिति आ गई है इनके शरीर की। जी। और सबसे दुखद बात ये है कि पूरे गांव ने चैरिटी करके इनका इलाज कराया एलोपैथी में। और जब ये हमारे पास आए तो आचार्य मनीष जी ने ये इनको प्रॉमिस किया कि इनका सारा इलाज फ्री करेंगे। जी, जितना मर्जी दिन रहे, जितना समय लगे, इनको ठीक करने का हमने वचन दिया। ऐसे ही आपने है? बताइए। और अंग्रेजी गोलियां खाने की वजह से किडनी और हार्ट के ऊपर असर हुआ मेरे। और अभी आप अपने आप को कितना तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं? मुझे तो वैसे डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट घोषित कर दिया था, लेकिन मेरा पूरा आत्मविश्वास था कि मैं यहाँ पे बिना ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाऊँगा, और ठीक भी हो रहा हूँ। कितने दिन से एडमिट है आप यहाँ? अभी तो मुझे 6 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। पहले क्या लगता है, 6 दिन में क्या क्या चेंजेस फील किए हैं आपने? पहले तो मैं चल फिर पाता नहीं था, मेरे हार्ट पंपिंग कम थी, और सांस लेने में दिक्कत होती थी, और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी हफ्ते में। तो अभी यहाँ पे जब से आया हूँ डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। पहले डायलिसिस कितने दिनों में होती थी? पहले रोज होती थी, सोमवार से लेकर तो रविवार। अभी 6 दिन में आपका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आपके कोई वजन पे असर पड़ा? हाँ, इससे थोड़ा वजन भी कम हो रहा है, और ड्राई वेट भी बराबर सही रह रहा है। क्या क्या ट्रीटमेंट हो रही है आपकी यहाँ पे? यहाँ पे DIP डाइट, पंचकर्मा और हॉट वाटर इमर्शन। पंचकर्मा में क्या क्या कराया जा रहा है? पंचकर्मा में किस तरह की थेरेपीज होती हैं आप? शिरोधारा की, और लेपन होता है, और अलग अलग थेरेपियाँ होती है। हॉट वाटर इमर्शन क्या है? हॉट वाटर इमर्शन में गर्म पानी में बिठाया जाता है 40 सेल्सियस। कहाँ तक मतलब कहाँ तक अब आपके पानी रहता है बॉडी में? नाभि रहता तक है? पानी रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ चेंजेस फील होते हैं बॉडी में? हाँ बिल्कुल, एनर्जी रिलीफ, हाँ एनर्जी आती है, और ताकत जैसे लगता है। आपको भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ही होके जाऊँगा मैं। आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि यहाँ हाँ। आए? मैं तो यही कहना चाहूँगा भारत के लोगों को कि सही ट्रीटमेंट करो, गलत ट्रीटमेंट मत करो, क्योंकि यह जो ट्रीटमेंट है यह नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में ही आओ और इस हॉस्पिटल का इलाज करो। जो आप रोज डायलिसिस पहले करा रहे थे वो कितने दिनों से हो रहा था? वो तो 2.5 साल हो गए अभी 2.5 डायलिसिस। साल से आपका रोज डायलिसिस हो रहा था? हाँ 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 रोज होता था डायलिसिस? हाँ, पहले रोज होता 2.5 था। साल में पहली बार हुआ है कि 6 दिन से कोई डायलिसिस नहीं हुआ? नहीं हुआ है। और अभी तक डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको आगे डायलिसिस की अभी ज़रूरत है? अभी ये सूजन की वजह से।
ठीक है, मतलब लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। ठीक है, 6 साल मतलब 2.5 साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि आपने 6 दिन से कोई डायलिसिस नहीं कराया, तो ये तो एक तरह का चमत्कार हो गया। डायलिसिस बंद होने का आपको अच्छा तो लगा ही होगा, लेकिन क्या ट्रांसप्लांट की भी स्थिति आ गई थी कि किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे? हाँ, शुरू में ही डॉक्टरों ने बोल दिए थे मेडिकल के कि नागपुर के मेडिकल के कि आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, आप रहोगे नहीं। और एक डॉक्टर ने ऐसे बोल दिए थे महाराष्ट्र के कि आप इस हॉस्पिटल में जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि आप ठीक हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर के यहाँ से जाएं और एक मिसाल कायम करें कि एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेद में सभी लोग विश्वास करें और सभी लोग आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाएं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अपनाएं। खास तौर से हेम्स हॉस्पिटल में जो इलाज किया जाता है उस पर भरोसा रखें और उसी तरीके से वो आगे बढ़ें जैसे कि यहाँ के डॉक्टर्स बोलते हैं। हाँ, और साथ ही साथ ये भी मैं अपील करना चाहूँगा भारत सरकार को कि इस हॉस्पिटल में ज़रूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं लागू हो ताकि गरीब से गरीब लोग इसमें इलाज कर सकें। अगर इस चैनल के थ्रू या इस हॉस्पिटल के थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया कोई मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाओ और रोग भगाओ। तो अब ये आपके सामने दर्शकों देख लीजिए आयुर्वेद कितना पावरफुल है, और लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है। पहले तो उसको बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, और कहीं तक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि अब तू बचेगा नहीं, ज़्यादा दिन है नहीं तेरे पास। तो हम और पूरी अब कोशिश करेंगे उस बंदे को बचाने की। अब वो कह रहा है कि मेरे को थोड़ी सी आस आ गई कि मैं प्लस ठीक हो आप एक चीज जाऊंगा। नोटिस करो, और आप आज सुबह डेरा बस्ती गए थे ना, जी जी तो हमारे पास सोनम बाजवा की मम्मी आई हुई हैं। जी सोनम बाजवा की मम्मी को पिछले कई सालों से उनके पैरों में दर्द, थकान, जलन, और रोज रात को पैर लतड़वाती थी और पैरों में गोली खा के सोती थी। जी। हमारे हॉस्पिटल में दूसरे दिन से उनको, आज कल 8वां दिन था, सेकंड डे के बाद दर्द नहीं हुआ। पिछले 4.5-5 साल से नींद की गोली खा के सोती थी, हमारे यहाँ 4 दिन से नींद की गोली नहीं खाई। 7-8 साल से एंटासिड खाती थी, रोज सुबह जलन वाली गोली, जो सुबह सुबह खाली पेट गोली एसिड की खाते हैं। पीले 6 दिन से एसिड की गोली भी नहीं खाई। तो ये सोनम बाजवा की मम्मी का इंटरव्यू है जो यहाँ दिखाएंगे हम। जी। एक हमने और देखा था राजा वड़िंग जी की जो सिस्टर हैं वो भी वहाँ पर है। वो भी थी, उनकी वाइफ भी ट्रीटमेंट चल रहा है। राजा वड़िंग जो लुधियाना के सांसद भी हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी सिस्टर भी आए, उनके फैमिली से उनकी सासू माँ भी आई हुई हैं, कई लोग आए हुए हैं। और आप उनसे मिलोगे तो पूछो उनसे कितना रिजल्ट है, वो इतने खुश हैं, वो कहते मजा आ गया। जी हाँ बिल्कुल, मैं उनसे सुबह ही मिल के आई हूँ, बट उन्होंने वीडियो लगाने से मना किया। हाँ, वो समझ गया मैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल एंगल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया उनकी वाइफ, और वो सब ठीक है, आयुर्वेद की मदद से ठीक है। जी बिल्कुल, और वो बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेद जितना अच्छे तरीके से काम करता है उतना एलोपैथ नहीं करता है। मैं वैसे आपको भी एक बधाई देना चाहूँगा, मैंने इसको बोल दिया, वैसे इसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए कमेंट है कि मुझे इतनी बड़ी उम्र के लगते नहीं आप, जितना बड़ा बेटा है आपका। मैंने बोला मेरे को तो छोटा भाई लग रहा है तू उनका। नहीं बेटा है। हाँ, तो मेरे को इसने बाद में बताया। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है मैडम के लिए कि मैडम ने अपने आप को, हेल्थ को, अपने आप को, फिगर को मेंटेन किया, और इसके लिए कमेंट है कि तुझे और यंग दिखना है। आजकल लोगों को जोड़ों का दर्द जैसे देखने को मिल रहा है, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अगर उनको ठीक कराना है तो क्या करना चाहिए? जोड़ों के दर्द के पीछे कारण होता है वायु, वात, यानी कि जब किसी की वात बिगड़ती है, बॉडी में वायु बिगड़ती है, तो जोड़ों का दर्द होता है। तो वायु ना बिगड़े, वात ना बिगड़े, उसके लिए एक ही चीज़ है कि सूरज डूबने के बाद चने, राजमा, मोमोज, ब्रेड वाली चीज़, पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये सब नहीं खाया जाए। जो भी चीज़ खाना हजम होने में टाइम लेती है वो सूरज डूबने के बाद नहीं खानी। जैसे रात को लोग दूध पी के सोते हैं, खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, रात को लेट नाइट जो खाते हैं हैवी फूड, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो लीवर पे लोड डलता है, तो बॉडी में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरा, जब हम खाना खाते टाइम बोलते हैं, अभी हम बातें कर रहे हैं तो हवा नाक से जा रही है, जी, नाक से ही आ रही है, तो नाक से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन निकल के आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम खाना खाते टाइम बोलते हैं तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी, कुछ ऑक्सीजन हमारी पेट में भी चली जाती है। वो पेट में चली गई वायु तो वो जोड़ों में चली जाती है, जोड़ों का दर्द होता है। तो वायु ना जाए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी का शीशा बंद है, ट्रैफिक में फंसी हुई है, और काफ़ी देर हो गया आपके गाड़ी में 4 लोग हैं, आप बातें कर रहे हो, तो बातें कर रहे हो, गाड़ी में शीशे बंद हैं, तो फ्रेश ऑक्सीजन, तो पूरा ट्रैफिक जाम है, तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, तो ले क्या रहे हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी में कार्बन बढ़ रहा है,
बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो लंग्स पे प्रभाव आएगा, पेट पे प्रभाव आएगा, लीवर पे प्रभाव आएगा, गैस बनेगी, तेजाब बनेगा, कब्जी होगी, सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, डिप्रेशन होगा। तो इसलिए गाड़ी में अगर आप जा रहे हो और शीशे बंद है और ट्रैफिक है तो चुपचाप बैठो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बोलो मत, कम बोलो। जितना ज़्यादा बोलोगे, बोलते टाइम हमारी सांस ज़्यादा चलती है, हमारे को जोर लगता है जी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं जोर लग रहा है तो जोर लगता है तो हमारी सांस ज़्यादा चलती है, छोटी चलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आती है, ज़्यादा जाती है। अच्छा वैसे एक मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, पेड़ों ने क्या लिया? CO2, छोड़ा क्या? O2, यानी कि उन्होंने C रख लिया। जब हमने फल खाए, पत्ते खाए, घास खाया, जूसेस पिए, फ्रूट्स खाए, गेहूं खाया, चावल खाया, तो C मेरी बॉडी में चला गया जी। तो जितना C मुझे चाहिए मेरी बॉडी ने यूज़ कर लिया, बाकी C मेरी बॉडी ने निकाल दिया, यानी कि कार्बन निकालती है बॉडी। लिया ऑक्सीजन लेकिन छोड़ा CO2, उन्होंने लिया CO2, छोड़ा O2, C रख लिया। तो हम बॉडी को टॉक्सिन निकालने के लिए पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कुपित मल, ये कुपित कार्बन, ये कुपित केमिकल जो मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स गए, वेस्ट गया, गैसेस गई जो निकल नहीं पाई, वही बीमारी है। तो वही जोड़ों का दर्द है, वही शुगर है, वही BP है, वही हार्ट की प्रॉब्लम है, वही सारी बीमारी की जड़ बताई आयुर्वेद में। शुद्धो देहा मनुष्य यस्य स जीति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है। और सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का निदान कुपित मल को निकाल दो। आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग, हर चौथे इंसान को कॉन्स्टिपेशन है और उसको पता ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। हमारी किसी भी क्लिनिक पे चले जाओ, 120 सेंटर हैं, 7 डेज का फ्री पैकेज ले लो, उसके बाद दिल करे डॉक्टर से मिलो, नहीं तो फ्री पैकेज ले लो, ट्रेनिंग ले लो, डाइट ठीक करो, DIP डाइट लो, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट लो, अपने आप को सेट कर लो। जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश दूंगा, बीमार मत पड़ो, बीमार पड़ना नहीं है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराओ, क्योंकि मैंने देखा है लोग इलाज की वजह से गरीब हो जाते हैं। अब तो हमारे सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हेल्थ इंश्योरेंस चलता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस चलता है तो हेल्थ इंश्योरेंस से अपना आप इलाज कराओगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा, अगर आप CGHS, CAPF, RGHS के पैनल पे हो तो हमारे यहाँ कैशलेस इलाज हो जाएगा। अगर आप पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारी हो, हरियाणा सरकार के सरकारी कर्मचारी हो, UP सरकार के कर्मचारी हो, तो भी आपका सारा इलाज का पैसा आपको वापस मिल जाएगा, रिम्बर्समेंट हो जाएगी। और हर हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आयुष कवर होगा, आपको कैशलेस या रिम्बर्समेंट हो जाएगा। आचार्य मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका भी। मैं चाहूँगा एक तो 72 घंटे के जो हमारे कैंप के पेशेंट हैं उनकी क्लिप ज़रूर लगाना, जिनको फ़ायदा मिला हो, ठीक हुए हो। और जो हमारे डेरा बस्सी हॉस्पिटल में आप गए हो आज और एम्स पंचकूला में, जो भी पेशेंट आपको लगा हो, जिसको फ़ायदा हुआ हो, वो इंटरव्यू ज़रूर लगाना। जरूर। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।